सबने एटम के अलग अलग डायग्राम्स देखे हैं, कभी एक गोल गेंद जैसा तो कभी सूरज और ग्रहों जैसा। पर सोचने वाली बात यह है कि जिस एटम से ये पूरी की पूरी दुनिया बनी है वो असल में है क्या। आज हम इसी एटम की बनावट की कहानी को समझने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यह है कि एक एटम यानी परमाणु आखिर सच में दिखता कैसा है। अब देखिए, यह सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। सच तो यह है कि एटम की कोई एक फाइनल तस्वीर है ही नहीं। जैसे जैसे वक्त के साथ हमारी खोज आगे बढ़ी, एटम के बारे में हमारी समझ भी बदलती गई और गहरी होती गई। आज की हमारी पड़ताल में हम इसी कमाल के सफर को देखेंगे। हम शुरू करेंगे जे टॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल से, फिर आगे बढ़ेंगे रदरफोर्ड के उस मशहूर एक्सपेरिमेंट की तरफ जिसने न्यूक्लियस की खोज की। इसके बाद हम नील्स बोर के मॉडल से एटम के स्थायित्व यानी उसकी स्टेबिलिटी को समझेंगे और आखिर में क्वांटम क्लाउड के मॉडर्न व्यू तक पहुंचेंगे। ये देखना बड़ा मजेदार होगा कि कैसे हर नया आइडिया पिछले वाले की कमियों को दूर करके आगे बढ़ा। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत से ही शुरू करते हैं। देखिए, एटम का कोई भी मॉडल बनाने से पहले ये जानना जरूरी था कि भाई इसके अंदर है क्या, इसके कौन कौन से हिस्से हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। तो 19वीं सदी के आखिर तक वैज्ञानिकों ने एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स खोज निकाले थे। एक था नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, दूसरा था पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन और तीसरा था न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। जैसा कि स्लाइड में साफ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के बिल्कुल सेंटर में होते हैं जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूमते रहते हैं। अच्छा, अब जब ये पार्टिकल्स मिल गए तो सवाल था कि ये एटम में अरेंज कैसे हैं। तो जे थॉमसन ने एटम का सबसे पहला ढांचा पेश किया जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। इसे हमारी किताबों में तरबूज मॉडल भी कहते हैं। बस कल्पना कीजिए एक तरबूज की जिसका पूरा लाल हिस्सा पॉजिटिव चार्ज की तरफ फैला हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स काले बीजों की तरह यहां-वहां धसे हुए हैं। ये एटम की बनावट को समझाने की पहली सीरियस कोशिश थी। हालांकि ये एक शानदार शुरुआत थी, पर थॉमसन का मॉडल कह सकते हैं अधूरा था। इसमें यह मान लिया गया था कि एटम का पूरा मास और चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है, लेकिन यह मॉडल आगे चलकर हुए एक्सपेरिमेंट्स के नतीजों को समझा नहीं पाया। इससे यह साफ हो गया कि एटम की असली कहानी कुछ और ही है। और बस यही कहानी में एंट्री होती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। उनके एक मशहूर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ने एटम के बारे में हमारी पूरी सोच को, हमारी पूरी समझ को जड़ से हिलाकर रख दिया। रदरफोर्ड ने किया क्या? उन्होंने सोने की एक बहुत ही पतली परत पर तेज गति वाले पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की। अब उन्हें उम्मीद थी कि पार्टिकल्स आर पार निकल जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ पार्टिकल्स अपने रास्ते से मुड़ गए, और लगभग 12,000 में से कोई एक पार्टिकल तो ऐसा था जो 180 डिग्री पर टकराकर वापस लौट आया। इस एक नतीजे ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, एटम का ज्यादातर हिस्सा एकदम खोखला है और उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटी और ठोस जगह पर सिमटा हुआ है। इसी छोटी, ठोस और पॉजिटिव चार्ज वाली जगह को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस यानी नाभिक का नाम दिया, और ये खोज एटॉमिक थ्योरी में एक मील का पत्थर साबित हुई। तो इस स्लाइड पर अब हम दोनों मॉडलों का फर्क बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। कहाँ थॉमसन का बिखरा हुआ पॉजिटिव चार्ज और कहाँ रदरफोर्ड का एक सेंटर में टिका हुआ न्यूक्लियस का आइडिया। कहाँ धसे हुए इलेक्ट्रॉन और कहाँ न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन। एटम की पूरी तस्वीर ही बदल गई थी। लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल भी परफेक्ट नहीं था। इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। फिजिक्स के नियमों के हिसाब से अगर कोई नेगेटिव चार्ज वाली चीज यानी इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव चार्ज वाली चीज यानी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगी तो वो लगातार एनर्जी छोड़ेगी और धीरे धीरे एक सर्पिल, एक स्पाइरल रास्ते पर चलकर न्यूक्लियस में जाकर समा जाएगी। अगर ऐसा होता तो कोई भी एटम स्थिर, स्टेबल रह ही नहीं सकता था। एटम की स्टेबिलिटी की इस पहेली को सुलझाने के लिए सामने आए नील्स बोर, और उन्होंने जो किया वो बहुत ही हिम्मत का काम था। उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स के नियमों से हटकर उस समय की बिल्कुल नई क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया। बोर ने एक क्रांतिकारी आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी अपनी मर्जी से नहीं घूम सकते, वो केवल कुछ खास फिक्स्ड एनर्जी वाले रास्तों पर ही घूम सकते हैं। इन रास्तों को उन्होंने एनर्जी शेल्स या ऑर्बिट्स कहा। और सबसे बड़ी बात, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने इस खास ऑर्बिट में है वो कोई एनर्जी नहीं खोएगा, और बस इसी वजह से एटम स्थिर रहता है।
बोर के सिद्धांत हम यहाँ देख सकते हैं। हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, जिन्हें K, L, M, N जैसे नाम दिए गए। उन्होंने ये भी बताया कि एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है, मतलब वो h/2π का एक पूरा गुणांक ही हो सकता है, उसके बीच की कोई वैल्यू नहीं। ये जो क्वांटाइजेशन का आइडिया था ना, इसी ने रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी कमी को दूर कर दिया। तो बोर के मॉडल ने एटम की एक बहुत ही साफ सुथरी तस्वीर पेश की, बिल्कुल एक छोटे से सौरमंडल जैसी, बीच में सूरज की तरह न्यूक्लियस और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी तय कक्षाओं में चक्कर काट रहे हैं, बिल्कुल ग्रहों की तरह। इसने कई सालों तक हमारी समझ को एक दिशा दी। लेकिन विज्ञान की कहानी, जैसा कि हम जानते हैं, कभी एक जगह नहीं रुकती। बोर के इन साफ सुथरे ऑर्बिट्स के बाद हम क्वांटम मैकेनिक्स की थोड़ी अजीब लेकिन सच्चाई के ज्यादा करीब वाली दुनिया में दाखिल हुए। इस नई समझ का जो आधार था वो था वर्नर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के लिए आप उसकी एकदम सटीक पोजीशन और उसका एकदम सटीक मोमेंटम दोनों को एक ही समय पर जान ही नहीं सकते। ये नामुमकिन है और यह हमारे मशीनों की कोई कमी नहीं है, ये प्रकृति का एक बुनियादी नियम है। और इसी सिद्धांत ने बोर के फिक्स्ड रास्ते या ऑर्बिट के आइडिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब हम एटम को एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड या संभावना के बादल के रूप में देखते हैं। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, हम एक तय रास्ते से हटकर एक धुंधले से क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो क्वांटम मॉडल का सार यही है। हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन इस पल में ठीक कहाँ है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर किस जगह पर उसके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये निश्चितता से संभावना की ओर एक बहुत बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। तो चलिए अब तक के इस शानदार वैज्ञानिक सफर को एक बार फिर से संक्षेप में देखते हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे हमारी समझ परत दर परत गहरी होती चली गई। थॉमसन के प्लम पुडिंग से सफर शुरू हुआ, फिर हम रदरफोर्ड के न्यूक्लियस तक पहुंचे, उसके बाद बोर के फिक्स एनर्जी लेवल से होते हुए श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग के क्वांटम मॉडल तक आ गए। हर कदम हमें सच्चाई के और करीब ले गया। और सबसे जरूरी सबक शायद यही है कि विज्ञान में कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता। एटम की हमारी जो आज की तस्वीर है ना, वो कोई आखिरी सच नहीं है, बल्कि ये नए सबूतों और नई खोजों के आधार पर लगातार बेहतर होती जा रही हमारी सबसे अच्छी व्याख्या है। विज्ञान ऐसे ही काम करता है, सवालों और खोजों के एक कभी ना खत्म होने वाले सिलसिले की तरह। प्लम पुडिंग से लेकर क्वांटम क्लाउड तक 100 साल से कुछ ज्यादा के समय में एटम को लेकर हमारा नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगली बड़ी खोज क्या होगी जो इस तस्वीर को एक बार फिर से बदल देगी, शायद पूरी तरह से।